हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन या अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और इसके हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम केवल ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका 9 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 है। यहाँ पर सीटेट पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन पर वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिएगा, और आपको वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम चैनल का। तो आप लोग उस पर क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर 1 में, और पूछे गए थे 9 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आपको बताना है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? तो आपकी होंगी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपकी दिशाएं हैं, दिशाएं 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपके 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 मध्यवर्ती दिशाएं हैं, जिसमें आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और आपके कुछ 4 मध्यवर्ती दिशाएं हैं जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मुख्य दिशाओं के बीच में क्रमशः आपका उत्तर और पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ठीक, इसी प्रकार भारत की राजधानी के स्थान के संबंध में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है कि तथा वह भरली वागी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है
जो बना है किससे बना है आपका, ये आपका बना है छोटे छोटे भरा हुआ बैगन से। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, जो आपका बर्ली वांगी है महाराज भारत का एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है। एक मुख्य रूप से बैगन जिसमें ब्राजील के रूप में भी ब्रिंजल सॉरी जिसे ब्रिंजल के रूप में भी जाना जाता है, इससे बनता है। बैगन से जो व्यंजन का मुख्य घटक है, बैगन आमतौर पर कटे हुए होते हैं और एक स्वादिष्ट मिश्रण से भरे होते हैं। भरी जाने वाली सामग्री में आमतौर पर मसाले, नारियल, मूंगफली, प्याज और लहसुन होते हैं। इमली या कोकम खट्टे पदार्थ है जिसका उपयोग स्वाद को संतुलित करने के लिए किया जाता है। और बैगन में मिश्रण भरने के बाद उन्हें आमतौर पर एक मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है जिसमें टमाटर, प्याज और मसालों का मिश्रण शामिल हो सकता है। और आमतौर पर इसका आनंद रोटी यानी कि भारतीय ब्रेड या चावल के साथ लिया जाता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आपको बताना है कि इनके कैरेक्टर्स दिए गए, विशेषताएं दी गई, आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा और डी सही होगा, बाकी आपका गलत होगा, ए और सी आपका गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, बी और डी। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पंख होते हैं पक्षियों के पंखों के रंग, आकार और माप अलग अलग होते हैं। पंख ऊंचाई और गतिशीलता प्रदान करके पक्षियों को उड़ने में सहायता करते हैं। तापावरोधन प्रता तापावरोधन प्रदान करके और शरीर के करीब हवा को रोककर पक्षियों को गर्म रखना और पक्षियों को ठंडे वातावरण में अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका आंसर होगा उनके आंतरिक कान होते हैं और एवं शरीर पर बाल नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पशु होते हैं, पशु निम्न प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं, या तो नए बच्चों को जन्म देकर या अंडे देकर जिसमें नए बच्चे पैदा होते हैं। जो नए बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, यानी कि जो बच्चे देते हैं। जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडज कहा जाता है, यानी कि जो जो प्राणी, जो पशु अंडे देते हैं, ठीक है, उनसे क्या निकलते हैं बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, अंडज पशु। और जो आपके जरायु जानवर है, ये जानवर छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इनके बाहरी कान और त्वचा पर बाल होते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। वे ज्यादातर स्तनधारी होते हैं, यानी कि मैमल्स होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य, शेर, हाथी। ठीक, जो आपके अंडज जानवर है, ये जानवर अंडे देते हैं जिसमें नए बच्चे पैदा होते हैं। उनके त्वचा पर बाहरी कान और बाल नहीं होते हैं, यानी कि उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का 65 में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा बजेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। बजेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं, यानी कि माउंटेनियर हैं। बजेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव के एक भोटिया परिवार में हुआ था। 1984 में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, इसी प्रकार आपका बजेंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और कुछ घटनाएं, जब जब वह पहुंची तो वहाँ उन्होंने क्या किया, कई तरीके की फोटो खींची। ठीक, प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है।
तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मणिपुर के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपका ए सही होगा। मणिपुर का अर्थ है जयपुरों का देश। और लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। जो आपका लावणी है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका लावणी मणिपुर मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। लोकटक ताल जाना जाता है कि फुगदी नामक, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, जिसमें ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। मणिपुर नाम मणिपुर, जिसका अर्थ है रत्न और पुर, जिसका अर्थ है भूमि है, से लिया गया है और इसे विशेष रूप से रत्नों की भूमि के रूप में संदर्भित किया गया है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का परंपरागत नृत्य है। मणिपुर में लोकतक झील वास्तव में अपने गोलाकार तैरते दलदलों के लिए जानी जाती है, जिसे फुमदी कहा जाता है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका लावड़ी जो आपका लोक नृत्य है, ये आपका कहाँ का है? ये आपका है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ना कि मणिपुर का। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिया गया कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, जो अपने को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण करने के लिए, यानी कि ऑप्शन, केवल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सी। ठीक। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। दिया गया हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, जिसमें सी और डी आपका स्टेटमेंट सही होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, और बाकी आपकी ए और बी आपकी गलत होंगी। फ्रेंड्स, हाथी और उसके झुंड के बारे में मैं आपको कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है, यानी स्तनधारी, यानी कि मैमल है। झुंड माद सत्ता का पालन करना, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 या उससे अधिक मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी शामिल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नर। इसीलिए स्टेटमेंट ये आपकी गलत हो गई। ठीक है, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं। देखिए, उसमें सारे नर हाथी नहीं होते हैं, बस वहाँ बच्चे होते हैं और मादा होती है। ठीक। मादा हाथी होती है। इसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी भी शामिल है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। और दिया गया झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट क्या है? आपकी रॉन्ग हो गई, ए और बी। और झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। वे 14 या 15 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं, यानी कि जब बच्चे वयस्क होते हैं, यानी कि एडल्ट होते हैं, 14 या 15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया? नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, फिर उसके बाद उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। झुंड कभी भी जलवायु और इलाके के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है, यानी कि रक्षा करने के लिए कभी क्या होता है कि एक छोटा झुंड बड़े झुंड से जुड़ जाता है। इसके लिए जब जलवायु और इलाके के आधार पर जो छोटा झुंड है बड़े झुंड से मिल जाता है, इसका झुंड हाथियों का। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनी खा सकता है। 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलो होता है, यानी कि 2 कुंटल होता है। हाथी ज्यादा आराम नहीं करते हैं और दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही होते हैं। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में प्रवेश करते हैं या पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी फैन की तरह काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। परिवार वह है जो हाथियों के निर्माण का आधार बनता है, लेकिन इनमें से एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार आपका हाथियों के झुंड के बारे में जो कथन कथन सही होगा, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है ईवीएस में। अब एक क्वेश्चन आया है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्केल दिया गया है ना, स्केल कितना दिया गया है, 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू किसके बराबर है, 110 मीटर के, ठीक है। और फतेह दरवाजा, फतेह दरवाजा, फतेह डोर एंड पटन, पटन चोरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। इनके बीच की तो जो दूरी दी गई है 15.2 सेंटीमीटर दी गई है। आपको बताना है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके मानचित्र पर यानी कि ऑन द मैप, ऑन द मैप, जो आपकी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू है आपकी 110 मीटर क्या है, जमीन है, ठीक। ठीक। और अब आपको निकालना है कि शहरों के बीच की दूरी या फिर उनके दोनों स्थानों की दूरी आपको निकालनी है, शहरों के या तो स्थानों की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 15.2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 110 मीटर से, तो आपका कितना आ गया, 1.672 किलोमीटर, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोगों को वहां पर, जब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे, तो आप लोग लेट्स स्टडी आप लिख दीजिएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट वहाँ पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर मैं आपको पीडीएफ, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लेट्स स्टडी टीम इंडिया, या आप लोगों को यह पीडीएफ आपको सीटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और मैंने दोनों के लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप लोग वहां पर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया सोना की शैली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा मिजो, लेसोई और कुकी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। मिजोरम में बोली जो मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं मिजो, लेसोई और कुकी, ठीक। जबकि मिजो है यह मिजोरम की आधिकारिक भाषा है, यह मिजो जाति समूह द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। और लुसुई है, जो आपका इसे लाई के नाम से भी जाना जाता है, यह लुसेई जाति समूह द्वारा बोली जाती है। और कुकी जो है आपका, यह मिजोरम में विभिन्न जातीय समुदाय हमारे पेट द्वारा बोली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दिया गया पेट्रोलियम तथा कोयले की आणविक अणु ईंधन कहा जाता है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बनने में कई साल लगते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपके गैर नव नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन वे जिनके पास सीमित भंडार है, इसके बाद इस एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या फिर से भरने से हजारों साल लग जाते हैं। क्योंकि यह अवधि मानव जीवन काल से कई अधिक है, जैसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ये पृथ्वी के अंदर गहराई में पाए जाते हैं और कई सदियों से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है या बनाए गए हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। दिया गया है पर्वतारोही
अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके पर्वतारोहण है, एक बहुत ही साहसिक गतिविधि है। इसका प्रयास उन लोगों द्वारा किया जाता है जो व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरने को तैयार है, जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। उच्च ऊंचाई पर जलवायु समुद्र तल के समान नहीं होती है और इसलिए पर्वतारोहियों की निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी, कम वायुमंडलीय दबाव, बहुत कम हिमीकरण व उपहिमीकरण तापमान, बहुत तेज सर्द हवाएं। जलवायु कारकों के अलावा स्थलाकृति पर्वतारोहियों के लिए कुछ और अन्य कठिनाइयां जोड़ती हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ पर ढलानें खड़ी हैं और पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ पर बर्फ इसे फिसलाऊ बना देती है। हिमस्खलन भूस्खलन पहाड़ों में सामान्य है। इसी प्रकार जो आपके पर्वतारोही है, पर्वतारोही को व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और अभियान शुरू करने से पहले अपने साथ निम्नलिखित उपकरणों को रखना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, कम ऑक्सीजन स्तर के लिए वायुरोधी पानी प्रतिरोधी चश्मा, विशेष जूते आदि, ट्रैकिंग पोल, चट्टानों पर चढ़ने के लिए कंपास व नक्शे दिशा दिखाने के लिए, बर्फ के लिए कुदाल, साज और हिमदार, बर्फीली चोटियों पर चलने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट। इसी प्रकार पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दिया गया अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। भारत का तटीय क्षेत्र 7,516.6 किलोमीटर तक फैला है। जम्मू के भूमि और द्वीपों को पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से जोड़ता है। भारत के तटीय क्षेत्र में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके दमन दीव, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं। अरब सागर से जुड़े तटीय क्षेत्र आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दिया गया है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं और क्या कहलाता है वह नृत्य? आपका नृत्य क्या कहलाता है? भवाई। भावी है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका भवई है एक पारंपरिक लोक नृत्य है शैली जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान राज्य में हुई थी। यह एक लोकप्रिय नृत्य है जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्सव और विशेष आयोजन के दौरान महिलाएं द्वारा किया जाता है। भवई शब्द का अर्थ है परमानंद या भावना है और यह इस सुंदर नृत्य शैली के सार को दर्शाता है। भवई नृत्य अपने संतुलनकारी कार्य के लिए जाना जाता है, जहाँ कलाकार सुंदर ढंग से चलते हैं और नृत्य करते हुए अपने सिर पर पीतल या मिट्टी के बर्तनों के ढेर को संतुलित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिया गया है मधुबनी एक प्रसिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका आंसर होगा बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है। बिहार का एक स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी और ई। जो आपका मधुबनी पेंटिंग है एक पारंपरिक कला है जिसका नाम जिला मधुबनी बिहार के नाम पर रखा गया है। मधुबनी या मिथिला उत्तर बिहार का एक छोटा और प्राचीन जिला है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सीता का जन्म स्थान कहा जाता है और रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। यह रंगों से भरी बहुत ही अयोग्य रेखाओं से युक्त रेखा चित्रों की विशेषता है। यह चित्रकारी परंपरागत रूप से घरों की दीवारों पर की जाती थी, लेकिन व्यवसायिक कारणों से अब कागजात पर काम किया जाता है। वे पंख, टहनियाँ, कलम निब या यहाँ तक कि उंगलियों जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल ईवीएस सेक्शन के केवल 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 9 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।